हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पर। अगर आपको भी दिलचस्पी है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम ऐसे मज़ेदार सब्जेक्ट का शुरू करने वाले हैं जो ना सिर्फ हमें हमारे पृथ्वी को जानने में मदद करती है बल्कि इस पर रह रहे जीवों के बारे में और उनके जीवन को भी जानने में बहुत मदद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की, यानी भूगोल की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूगोल क्या है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में काम आते हैं, ये किस तरह से हमारी डेली लाइफ में या और भी कई सारी चीज़ों में, स्पेस को जानने में, एस्ट्रोनॉजी को जानने में, एस्ट्रोलॉजी को जानने में, इत्यादि चीज़ों में किस तरह से हमारी मदद करती है। तो चलिए हम बिना किसी देर के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि इस सीरीज़ में इसके बाद कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए ये रहा। चलिए, जिस तरह हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक जियोड आकार की है, यानी पूरी तरह से ना तो गोल है ना तो ये है, ये फिगर में ऐसे दिखाया गया, पर हमें पता है कि हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है। ये पूरी तरह से सर्कल नहीं हो रहा, कोई नहीं, पर वो जियोड है, वो यहाँ से मुड़ी हुई है इस तरह की, मतलब ऊपर से थोड़ा सा पिचका हुआ है, नीचे से भी थोड़ा सा पिचका हुआ है और यहाँ से बिल्कुल इस सर्कल के शेप में है। इस तरह की हमारी पृथ्वी है। तो जियोग्राफी से हम यही सारी चीज़ें जानते हैं कि हम जानते हैं भूगोल में कि पृथ्वी का आकार कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके भूआकृति कैसे हैं। भूआकृति का मतलब होता है जिस तरह से कि आप मान लीजिए ये एक आकृति है कि पृथ्वी पे आप मानिए ये वाला आकृति अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए ये पहाड़ है, अगर यहाँ इस दिशा में पहाड़ है ऐसे, तो आप ये देख सकते हैं ब्लू लाइन पे महासागरों का राज है, ये पूरा महासागर है। उसके आप यहाँ देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे पठार हो, फिर यहाँ घाटियाँ हो, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो जो सतह पे जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उसको हम भू आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू आकृति बोलते हैं। चलिए, समझ गए आप लोग। और उसके बाद हम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद हम आते हैं इसमें, ये आपने बाहरी सतह समझ लिया कि हाँ भाई आकृति की जो चीज़ें आती है, जो इसके आकृति से रिलेट कर रहा होता है, यानी इसके स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा होता है, ये चीज़ें भी भूगोल के अंदर ही आती है। उसके बाद मेरे पास है इसके शेप को थोड़ा कम कर लूँ, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास ये वाला एक फिगर है, ये वाला आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया, हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये वाला फिगर है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये तो बिल्कुल ये बाहर का सतह है, यानी ये बाहरी सतह है, ये तो एकदम बाहर का लाइन है जो बाहर से दिखता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ तो बाहर का लाइन है, लेकिन अंदर आपको लेयर वाइज लेयर कोई चीज़ें दिख रही है। कहीं डार्क ब्लू दिख रहा है, सॉरी लाइट ब्लू दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, रेड दिख रहा है, उसके बाद येलो दिख रहा है, उसके बाद वाइट, हल्का वाइट, या लेकिन वो येलो ही होता है पर हल्का वाइट दिख रहा है लाइट की वजह से। इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो क्या ये भी ज्योग्राफी के अंदर आती है? हाँ जी, बिल्कुल आती है। यानी हम बाहर की स्थितियों को तो जानेंगे, उनके परिस्थितियों को तो जानेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर किस तरह की चीज़ें हैं उसको भी जानते हैं। जैसे आप मानिए जो हमारा बाहर का एक लेयर है जो आपको हल्के ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पृथ्वी का सबसे पतला लेयर होता है। जैसे हमारे बॉडी में जिस तरह से हमारे बॉडी का स्किन होता है, बल्कि बिल्कुल उसी तरह से आप मान सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारे पृथ्वी के स्किन की तरह काम करता है, हाँ जी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी का, पृथ्वी का स्किन ही है। उसके बाद आता है ये ब्राउन कलर का, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, चलिए, ये क्या होता है? ये तो एक पतला लेयर होता है, पतला लेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला लेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला लेयर होता है। तो हम थोड़ा इसको जगह बनाने के लिए इसको मिटा रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये हम आ गए अपने दूसरे लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट की जो मोटाई होती है, अगर हम यहाँ से अगर हम देखते हैं, यानी ये मानिए भूमि का टुकड़ा है, यानी ये अगर आपको ब्राउन सा दिख रहा है, अगर हम यहाँ से खोदना शुरू करेंगे, इसके अंदर जाना शुरू करेंगे, तो यहाँ से यानी भूमि का जो ये टुकड़ा है, यानी भूस्थल या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इस जगह से, यानी ये भी तो प्रॉपर्टी है एक तरह से। तो उसी तरह से अगर हम प्रॉपर्टी पर से क्रस्ट को खोदना शुरू करते हैं तो उसकी गहराई 35 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है सर?
35 किलोमीटर की। वहीं अगर हम समुद्र के जड़ से, ये मानिए समुद्र है और इसके अंदर जाके इसका जो जल स्तर होगा, यानी मानिए अगर हम इसको ऐसे बना ले रहे हैं, ये हमारा समंदर हो गया, ये हमारा भूभाग हो गया और इसमें हम पानी भर दे रहे हैं। एक सेकेंड दीजिए हमें, ये रहा, इसमें हम ये देखिए ये हमने जल भर दिया इसके अंदर। अब मानिए इसको हम समझते हैं थोड़े डिटेल में। अगर मानिए साहब अगर हमने यहाँ से खोदना शुरू किया है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अगर यहाँ से, यानी ये हमारा भूस्थल हो गया, भूस्थल, तो ये हमारा भूस्थल हो गया। अगर हम यहाँ से खोदना शुरू कर रहे हैं इस लेयर को, यानी ये क्रस्ट को, ये जो आपको ब्राउन सा दिख रहा है, इसको अगर हम खोदना शुरू करें तो इसकी मोटाई होगी 35 किलोमीटर। कितनी सर? 35 किलोमीटर। वहीं अगर हम देखें यहाँ से, यानी ये हो गया हमारे महासागर का लास्ट किनारा, यानी ये उसके क्या हो गया जी, ये उसका हो गया नींव, यानी ये महासागरीय स्थल हो जाएगा, महासागरीय प्रॉपर्टी हो जाएगा, यानी एकदम लास्ट का, उसके बिल्कुल अंदर से, उसके बिल्कुल गहराई से जहां महासागर खत्म हो जाता है, अगर हम वहां से खोदना शुरू कर रहे हैं क्रस्ट की मोटाई को, तो वहां से क्रस्ट की मोटाई होती है 5 किलोमीटर। कितनी होती है सर? 5 किलोमीटर। अगर हम यहां से खोदना शुरू कर रहे हैं, यानी भूस्थल से खोद रहे हैं, तो उसकी मोटाई हो जाएगी 35 किलोमीटर, ये वाला। और अगर हम महासागर के जल से खोदना शुरू कर रहे हैं तो उसकी मोटाई हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो कुछ इस प्रकार से क्रस्ट का सीन होता है। अब हम समझते हैं मेंटल को। मेंटल उसका थर्ड लेयर है, ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है। आप हमें 1 मिनट दीजिए, हम जगह बनाने के इसको मिटा रहे हैं, 1 सेकंड दीजिएगा। नहीं, इसे जरूरत नहीं है तो रहने देते, जरूरत पड़ी तो मिटा देंगे। चलिए ये देखिए, ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन है, ये जो हमारा लाल वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं सर? मेंटल। ये क्या होता है? एक चीज और, हाँ, ये जो क्रस्ट होता है इसको हम बोलते हैं सी में, सियाल बोलते हैं, यानी सियाल। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है, ये अगर आप यहां से ऐसे देखें तो ये आपको दिख रहा होगा सिलिका, SI जिसका मात्रक है, और यहां आपको AL यानी एल्यूमिनियम जिसका मात्रक है, ये दिख रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर इसका नाम रखा गया है शॉर्ट में CL। आप बोल सकते हैं इसको CL बोलते हैं। तो इस तरह से इसका निर्माण, यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो हमारे क्रस्ट का निर्माण होता है वो किस चीज से मिलकर होता है? वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है सर? ये जो हमारा क्रस्ट होता है उसका निर्माण हमारा सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। अगर आप कॉपी खोल के बैठे हैं, अपने नोटबुक को खोल के बैठे हैं, जैसे एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। बाकी हम लिखा देंगे, पर आप ये बेसिक है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। वहीं अगर हम अपने मेंटल पे आते हैं, जो ये हमारा मेंटल साहब है, इसका निर्माण होता है इसको हम बोलते हैं सी में, यानी सी में। सेम उसी तरह से जिस तरह से उसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से होता है तो उसको Cl बोलते हैं, उसी तरह से इसको सी में बोलते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा Si+Mg, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। यानी इसका निर्माण, जो मेंटल का निर्माण होता है साहब, वो सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। किस चीज से होता है साहब? सिलिका और मैग्नीशियम से। अब देखते हैं इसकी गहराई कितनी होती है। अगर हम इसको भूपल्टी से खोदना शुरू करते हैं, यानी हम इस स्तर से खोदना शुरू करते हैं, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, यानी ये वाला स्तर है, अगर यहाँ से हम खोदना शुरू कर रहे हैं तो इसकी जो मोटाई होगी, इसकी जो ये वाली गहराई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गहराई होगी साहब, ये वाली, ये होगी 2900 किलोमीटर की। कितने की साहब? 2900 किलोमीटर की। हाँ जी। और इसका निर्माण किससे मिलकर होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं। अब हम इसके बाद आता है हमारा कोर, जिसको हम बोलते हैं कोर। अब इसके दो लेयर होते हैं, एक आंतरिक कोर होता है, एक बाहरी कोर होते हैं। हाँ जी, एक आंतरिक कोर होता है और एक बाहरी कोर होता है। मैं कोई ऐसा कलर ले रहा हूँ जो दिख जाए वहाँ पे। हाँ चलिए, ये बढ़िया। हाँ जी, चलिए ये दिख रहा है। तो अब हम इसको मिटा लेते हैं। अगर आप लिख चुके होंगे तो हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि मुझे जगह मिल पाए बनाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट लेवल की, जो हमारा सबसे आंतरिक कोर है। ये दोनों ही, अगर आप लाइट येलो और डार्क येलो देख पा रहे हैं, तो इस दोनों को ही हम, ये जो दोनों ही कलर है, ये दोनों ही, ये कहलाता है कोर। क्या कहलाता है साहब? कोर कहलाता है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो फिर से लिख दे रहे हैं, CORE, कोर। ये कहलाता है कोर। चलिए अब इसमें आपको दिख रहा होगा सर दोनों ही कोर कैसे कहलाएगा? हाँ, दोनों ही कोर कहलाता है, लेकिन इसमें एक होता है कि ये जो हमारा डार्क येलो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आउटर कोर।
आउटर कोर यानी बाहरी कोर। उसके बाद जो हमारा ये लाइट येलो दिख रहा है यानी व्हाइटिश दिख रहा है थोड़ा सा, तो उसको हम बोलते हैं इनर कोर। उसको क्या बोलते हैं साहब? इनर कोर। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने तीनों लेवल को जाना। अब हम ये तो जान चुके हैं कि इसका निर्माण ऐसे होता है, इसका निर्माण ऐसे होता है। इसका निर्माण कैसे होगा? चलिए हम इसके बारे में भी जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए, हमारे कोर का निर्माण होता है, हमारे कोर का निर्माण होता है लोहा और निकेल से। यानी इसको बोला, क्योंकि निकेल का फॉर्मूला होता है Ne और लोहा का फॉर्मूला होता है Fe, इसलिए इसको नी फे बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? नी फे बोलते हैं। ये निकेल और लोहे से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको निकेल बोलते हैं। अब इसकी हम मोटाई देखते हैं कि अगर हम इसको प्रॉपर्टी से खोदना शुरू करें तो वैसे तो यहाँ तक जाना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ तक जाना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कि आपको भी पता है कि वहाँ तक खोदना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तक आप फोटोज में भी आप देख पा रहे होंगे जो हमने 3D होलोग्राम लगा रखा है, उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि वो बस एक आग का गोला, और इतना ज़्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ उसके आसपास गई तो उम्मीद ही नहीं है साहब, वो गल जाएगा, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे जाते जाते। तो टेम्परेचर की वजह से हम जा भी नहीं सकते हैं। तो इन दोनों की जो मोटाई होती है साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी भूकेंद्र तक की, ये जो केंद्र है हमारा, अगर हम देखें मोटाई यहाँ से लेके मेंटल के लास्ट कोर और इसके स्टार्टिंग से लेकर अगर हम देखें तो इसकी मोटाई होती है 3500 किलोमीटर। कितनी होती है साहब? 3500 किलोमीटर। समझ गए हमारी बातों को? चलिए, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गहराई कितनी होती है। आखिर पृथ्वी को अगर हमको एक सेकंड में आपको समझाता और भी अच्छे से, तो पृथ्वी की जो गहराई होती है वो 6000 किलोमीटर की होती है साहब। कितने की होती है? 6000 किलोमीटर की। हट जाओ। चलिए, बहुत अच्छे। आइए, अब हम समझते हैं पृथ्वी की जो ये, अगर मैं यहाँ से खोदना शुरू करूँ, इस पॉइंट से खोदना शुरू कर रहा हूँ और इस पॉइंट तक खोद रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गहराई होगी साहब, वो होती है 6000 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है साहब। हम जा ही नहीं सकते इस तरफ, बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी के अंदर का सबसे गहरा खदान है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उसकी गहराई है सिर्फ 6 किलोमीटर। यानी 4 किलोमीटर खोदा जा चुका है और 2 किलोमीटर और बाद में खोदा गया, तो टोटल मिला के 6 किलोमीटर की हुई है। तो आप सोचिए 6000 किलो, और इसको खोदने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद हम 6 किलोमीटर खोद पाए हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद। तो इतना बड़ा नंबर टच करना, यानी ये 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है हमारे लिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम यहाँ तक आते आते थक जाएंगे, फिर हमारे सारे इक्विपमेंट्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, वो किसी काम के ही नहीं रहेंगे इन दिनों। यहाँ पे आने के बाद वो जलना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब हमने इसके संरचना के बारे में जान लिया, आंतरिक संरचना के बारे में जान लिया कि क्या क्या होते हैं, इसके कितने लेयर्स होते हैं, क्या क्या नाम है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब हम बाहरी संरचना को जानते हैं। तो हम सबको पता है कि इसके मुख्य 3 संरचना होती है बाहर से। एक पहला होता है पहाड़ यानी माउंटेन्स। दूसरा होता है पठार, ये आप मान लीजिए पठार है, वैसे तो चट्टान वाला होता है, तो आप इसी को मान लीजिए पठार है। उसके बाद तीसरा होता है मैदान, एकदम सपाट सा जगह, एकदम मैदान हो, ये पेड़ पौधे लगा दीजिए, घर वर बना दीजिए इसके ऊपर, मस्त। चलिए, इस तरह से ये हो गया मैदान। चलिए, ये तो मुख्य 3 चीजें हैं, यानी पहाड़, पठार और मैदान। ये मुख्य 3 चीजें होती है। इसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ों को जोड़ा जाता है मुख्यतः, लेकिन इसके और भी सारे स्ट्रक्चर है। जैसे आप मानिए मरुस्थल, वो भी तो इसके स्ट्रक्चर है। घाटी मान लीजिए, वो भी तो इसके स्ट्रक्चर है। तटीय क्षेत्र मान लीजिए, वो भी तो इसके स्ट्रक्चर है। तो वो सारी चीज़ें कॉमन में आ जाती है, यानी इससे लो लेवल पे आती है। लेकिन हम मुख्यतः अगर हमको पूछा जाए, या हम अगर किन्हीं के सामने बात भी कर रहे हैं, या हमें कहीं और मिलना भी है, तो हम अगर मुझसे पूछा जाए तो मुख्यतः 3 ही स्ट्रक्चर के नाम लेंगे, पहाड़, पठार और मैदान। चलिए, अब हमने जान लिया रफली, यानी जो हमारे काम के लिए है, एक छोटा सा नॉलेज के लिए, क्योंकि हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जब आएगी इस सीरीज़ के अंदर, उसके रिलेटेड भी वीडियो आएगी, तो आपको मिल जाएगा वो उस टाइम भी। तो जब तक हम एक रफली आइडिया के लिए हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी चीज़ को। देखिए, आपने देख रखा होगा, यहाँ हमने मेंशन भी कर रखा है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये देखिए, ये मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। मैं हाईलाइटर का यूज़ कर देता हूँ, ग्रीन कलर का। ये देखिए साहब,
यहाँ मैंने मेंशन, ये तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, हाँ जी, समय दीजिएगा थोड़ा, हाँ जी, चलिए यही ठीक है हमारे लिए। तो ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है सरफेस, यानी जो बाहरी क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यानी ये पूरा जो बाहर का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र सरफेस में आते हैं, यानी बाहर का जितना भी एरिया है ये पूरा, ये वाला पूरा ये आता है सरफेस में, यानी सतही क्षेत्र। तो हम ज्योग्राफी के अंदर सतह के बारे में जानते हैं। उसके बाद आता है सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी इसके चारों तरफ क्या क्या है, किस दिशा में कौन सा महासागर है, किस दिशा में कौन सा महाद्वीप है, कौन से दिशा में कौन से बड़े माउंटेन्स हैं, इन सब चीज़ों को लेके ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर जानेंगे, यानी बाहरी सतह के बारे में जानेंगे। तो हमने मेंशन कर रखा है सरफेस। उसके बाद आता है सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी चारों तरफ की दिशाओं के बारे में हम देखेंगे, चारों तरफ इसके क्या है। उसके बाद आता है इंटीरियर, जिसके बारे में भी हमने बात करी है, जिसमें से आपको याद होगा प्रॉपर्टी, उसके बाद क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमने जान लिया है, एक रफली आइडिया ले लिया इस चीज़ का कि आखिर स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से भली भांति से बेसिक समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे का देखते हैं, आगे का क्या सीन है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, क्या है अपना। चलिए ध्यान से देखिए इसको, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है हो रही है, एक सेकंड में थोड़ा बोर्ड एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कोई इशू फेस ना करना पड़े। वैसे तो सब दिख रहा है, हाँ चलिए बोर्ड को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख पा रहा होगा सब आसानी से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, मैंने उसके रिलेटेड डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो आप देखिए इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है, जो मैंने ये मार्क कर रखा है स्टार से, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी वह है, यानी ज्योग्राफी का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है शॉर्ट में, पृथ्वी से संबंधित उत्पत्ति और घटकों के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जो हमारे अर्थ से जुड़ा है, चाहे वो उसके उत्पत्ति से हो या फिर उसके कंपोनेंट से हो, कंपोनेंट्स इन चीज़ों से हो। तो ऐसी चीज़ें, हर वो चीज़ें जो पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से है, उनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं साहब, तो हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। चलिए इजी है, समझ आ गया आसानी से, इसमें कुछ था नहीं खास। अब हम आते हैं ज्योग्राफी वर्ड को तोड़ते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये वर्ड, इसमें दो वर्ड है, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, आसानी से आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ एक वर्ड है जियो, दो वर्ड से मिलकर बना है जियो और ग्राफी। इन दोनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये वर्ड ग्रीक लेटर का है, यानी ये ग्रीक शब्द से इंस्पायर्ड है। ग्रीक में जियो का मतलब होता है अर्थ, माफ कीजिएगा, हाँ जी दोबारा से करते हैं। देखिए ग्रीक में जियो का अर्थ होता है, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी। यानी जियो का क्या मतलब होता है साहब, पृथ्वी। और अगर आप ग्राफी का मतलब देखें तो इसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन। यानी आप इस नाम से भी समझ सकते हैं, इस नाम में भी मेंशन है कि आप इस नाम से समझ सकते हैं कि वह चीज जिसके अंदर पृथ्वी का वर्णन हो, या वह किताब या वह ग्रंथ, कुछ भी कह लीजिए आप, हर वह चीज जिसके अंदर पृथ्वी का वर्णन हो, डिस्क्रिप्शन हो, उसके बारे में विस्तृत चीजें बताई गई हो, वो ज्योग्राफी से रिलेट करती है, वो हमारा भूगोल है। चलिए अब हम इसके इन चीज़ों को हम समझ चुके हैं कि हर वो चीज़ जो पृथ्वी से जुड़ी है हमारा भूगोल कहलाता है साहब। जो हमें पृथ्वी के बारे में नॉलेज देती है हमारा भूगोल कहलाता है साहब। अब आप देखिए इसमें है पृथ्वी के, चलिए यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे एक एरो करके मैंने लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जो अभी आपको बताया वही मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है पृथ्वी के अध्ययन को ज्योग्राफी कहते हैं। ये आपने इस लाइन में भी समझ लिया होगा, जहाँ मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आप वहाँ भी समझ गए होंगे। और इस लाइन से आपको पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से 110% आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक है साहब, अब हम आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि इसके दो घटक होते हैं, यानी इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये मुख्यतः ज्योग्राफी के जो होते हैं ये दो पार्ट्स में विभाजित होते हैं। एक होता है जो कि नेचर बना के देता है, जो नेचर के द्वारा होगी, और एक होगी जो ह्यूमंस के द्वारा होगी। यानी एक जो ईश्वर बना के देते हैं हमें, एक जो हम खुद बना लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें होती है उन्हें हम प्राकृतिक कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक घटक कहते हैं, और जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उन्हें हम कृत्रिम घटक कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, इसके पहले घटक हैं
कृत्रिम हाँ चलिए, इसमें इनका पहला घटक है, वैसे तो मुझे प्राकृतिक वाले को ऊपर देना था पर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा, और कोई खास कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, पर वो अगर ऊपर होता ज़्यादा बेहतर होता, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये जो कृत्रिम घटक है, कृत्रिम घटक क्या है? कृत्रिम घटक वह है जो हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है, या हमने जिसे बनाया है उसने उसे बनाया है। वो सारी चीज़ें, हर वो चीज़ जो मनुष्यों ने बनाया है, जो हमने खुद से बनाया अपने सुविधा के लिए, वो सारी चीज़ें कृत्रिम में आती है, आर्टिफिशियल में आती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं साहब। आप देख पा रहे होंगे यहाँ उद्योग है, यानी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमने किस लिए लगाई है? अपने फायदे के लिए लगाई है। किसने बनाई है? उसे कोई भगवान बना के गए थे? नहीं, उसे भी हमने बनाया है। वहाँ उसके बाद देख सकते हैं वाहन, यानी जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, यातायात के जो साधन हैं, वो भी हमने अपने लिए बनाया है। जो भी परिवहन का जो भी साधन हमने बनाया है वो अपने से बनाया है, हमारे मस्तिष्क की उपज है, हम मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, उसे हमने खुद से बनाया है, उसे किसी भगवान ने नहीं बनाया है। तो ये भी आ जाएगा हमारे आर्टिफिशियल में। उसके बाद जनसंख्या के बढ़ाव भी हम मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है, इसे कोई भगवान तो कर नहीं रहे हैं। उसके बाद आ रहा है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल वो होता है, चलिए थोड़ा टफ वर्ड हो सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े अच्छे से। देखिए नगरीय भूगोल अब क्या है? अब मानिए नगरीय भूगोल वो है जो कि एक सिटी को, किसी सिटी को, अगर आप इस फोटो को मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट मैं पहले आप सुन लीजिए। क्या होता है, एक सिटी को एकदम बिल्कुल सिविलाइज्ड तरीके से, एकदम सिविलाइज्ड तरीके से, जिस तरह से होना चाहिए, एकदम बिल्कुल एक साथ सुंदर शहर बना है। उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें होती है, जैसे आप मान लीजिए कई सारी चीज़ें होंगी, सीवर लाइन होगी, और भी कई सारी चीज़ें, पार्क होंगे, झील होंगे, उन सब चीज़ों को एकदम खूबसूरती से दिया हुआ हो। उसके बाद शहर का फायदा भी हो उसमें। आप मानिए शहर सुंदर होता है, जैसे आप सिंगापुर जैसे शहर को मानिए, उसने अपनी सिटी को सिविलाइज्ड बना रखा है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर्यटन भी बढ़ता है, उनका इनकम जनरेट होता है वहाँ से, इनकम सोर्स भी जनरेट होता है वहाँ से। तो ये भी किस में आ जाएगा? नगरीय भूगोल में आ जाएगा। हर वो चीज़ जो कि हम भूगोल की हेल्प से लेके अपने शहर को सिविलाइज्ड कर रहे हैं। अगर हम इस फोटो को आपको जूम करके दिखाते हैं, आप उसमें काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। हम इस फोटो को एक बार जूम कर ले रहे हैं, आप लेके, आप लोगों के लिए एक बार इसको जूम कर ले रहे हैं, समय दीजिए थोड़ा। देखिए कितना सुंदर शहर है, कितना मनमोहक दृश्य है, एकदम गजब शहर है। देखिए एकदम सिविलाइज तरीके से हाईवे निकाला गया है ऊपर से। अगर आप गौर से देख पा रहे हो, ये यहाँ से एक हाईवे निकला है यहाँ तक, दूसरी यहाँ से निकली है, उसके बाद एक ओवरब्रिज भी निकला है साहब, ये यहाँ से इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए और थोड़ा दे दिया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई है, ये बड़े बड़े पेपर स्केप हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद कितने सिविलाइज तरीके से शहर को कितना खूबसूरत बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। मेरे पास एक और इमेज है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप इसको समझिए। चलिए अब ये हम पहले आर्टिफिशियल चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम नगरीय विकास को समझेंगे। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई? ये बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये हाईवे, ये टावर्स, ये फैक्ट्रीज, और यहाँ भी बिल्डिंग्स है, ये रोड्स, ये सारी चीज़ें, ये टावर्स किसके द्वारा बनाई गई? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एकदम टेक्नोलॉजी का एकदम गजब इस्तेमाल हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की चीज़ों से, जो कि इंसानों के काम को बहुत आसान कर दे रहा है। ये कंप्यूटर्स हमने बनाया ना साहब, ये सब तो कृत्रिम हुए, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया गया है। अब हम समझते हैं ये जो इसमें एक और एग्जाम्पल दिए हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। यानी ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नगरीय भूगोल का। अब देखिए इसमें नगरीय का किस तरह से जियोग्राफी की हेल्प से सिटी को कितना सुंदर बनाया गया है, एकदम सुंदर तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है और सुंदरता बढ़ाई गई है। यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, इससे भी इनकम सोर्स जनरेट होगा, इनकम सोर्स, इससे भी इनकम सोर्स जनरेट होगा साहब। तो ये सारी चीज़ें आती है नगरीय भूगोल के अंदर। इसको हम थोड़े और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, आगे एक पॉइंट आ रहा है उसके अंदर। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। चलिए हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्राकृतिक वाला। इस इमेज को पहले छोटा कर लें ताकि हमें थोड़ा जगह मिल पाए। चलिए बढ़िया। अब देखिए, अब हमारे पास एक और पॉइंट है। हाँ, तो अब हमारे पास एक और पॉइंट आप देख पा रहे हैं, हमारे पास है प्राकृतिक। दूसरा नंबर का जो हमारा घटक है, जो कंपोनेंट है, वो है प्राकृतिक घटक। क्या है साहब? प्राकृतिक घटक। अब देखिए जिस तरह से आप समझ गए कि हर वो चीज़ जो मनुष्य ने बनाया है वो आर्टिफिशियल में आता है, तो उसी तरह से जो नेचर के द्वारा बनाया गया होगा, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया होगा, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक घटक में आती है। चलिए साहब देखिए, इसमें अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आसानी हो। मैंने इमेजेस लगा रखे हैं
ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए एक इमेज से। आपको जब विजुअल दिखाया जाएगा तो आपको बेहतर क्लैरिटी मिल पाएगी इस लिए। चलिए अब हम इसको समझते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला है जलवायु। देखिए अब ये जो जलवायु क्लाइमेट जो चेंज होता है, जो क्लाइमेट बनाई गई है हमारे लिए, जो हमारा जलवायु है, हम किस जलवायु में किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा जलवायु है, कहीं पे रेतीला है तो कहीं पे एवरेज है, कहीं पे बरसात होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें बना के दिया है और हम उस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं। वो हमारे रहने लायक जलवायु है, इसलिए ये है तो है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। अगर आप वहीं दूसरा देख रहे हैं हमारा, तो हमारे पास आता है भू आकृति। यानी हमने जो स्टार्टिंग में बात किया था भू आकृति, कैसे पहाड़ पर्वत जो भी होते हैं, ये आपको साइड की इमेज में दिख रहा होगा। इसको हम जूम करके अभी समझेंगे भी, तो आप पहले एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उस इमेज को भी। जैसे इस तरह को, इस इमेज को जिस तरह से किया है ना आपके सामने इमेज एक्सप्लेन, सेम उस तरह से इस इमेज को भी हम समझेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट आता है पर्वत, यानी ये पहाड़, ये माउंटेन्स, ये घाटियाँ, ये सुंदर सुंदर वातावरण जो हम देखने के लिए मनाली जाते हैं या और भी कई जगह जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, ये सारी चीज़ें कौन बना के गया है साहब? हमने बनाया है? आपने बनाया है? नहीं, वो प्राकृतिक की देन है, उसे प्राकृतिक ने बनाया है। तो उसके बाद अगला आता है हमारा मैदान, ये भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। ये पठार है और टाइपिंग मिस्टेक के कारण वो पटर लिखा गया है, कोई नहीं, मैं उसको भी सही कर दे रहा हूँ। हाँ जी हो गया, ये तो आप यहाँ देख लीजिए, पठार किस तरह से होता है ये स्पेलिंग। चलिए आप समझदार है, आप खुद समझ आएंगे, पठार ही है। चलिए इन चीज़ों को हम समझ गए। उसके बाद आता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स और इत्यादि, यानी हर वो चीज़, स्टार्स हो गए, तारे हो गए, चांद हो गया, सूर्य हो गया। कौन बनाया है साहब इसको? आप और हम तो बनाए नहीं हैं, या हमारा कोई रोबोट या हमारा कोई आर्टिफिशियल एजेंसी एआई जाके तो कोई बना नहीं दिया है, ये तो नेचर बना के दिया है हमें। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक में आती है। चलिए हम इस इमेज को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ आ पाए। वैसे तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, लेकिन हम इसको फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए चलिए देखिए, इसको थोड़ी अगले साइड कर दे रहे हैं, ये काफ़ी है। चलिए अब देखिए, हमने हमारे एग्जांपल में थे माउंटेन्स, ये पहाड़, ये साहब ये पहाड़ कौन बनाए हैं? हम और आप तो बना नहीं गए होंगे। ये जो पहाड़ दिख रहा है, इतना सुंदर वादी दिख रहा है, ये बादल हो गए, इतना एकदम सुंदर सुंदर सा बादल हो गया। ये पेड़ पौधे, ये जो इतना सुंदर सुंदर पेड़ पौधा है, आपको ये लाइट नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। ये जो सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, ये प्यारे प्यारे जानवर, ये नदी, ये तालाब, ये नदी जो भी है, ये पेड़ पौधे और इतना खूबसूरत वादी कौन बनाया है साहब? ये सब प्राकृतिक की तो देन है। ये मैदान और ये पहाड़, ये आसमान, ये जगह, ये सुंदर नदी, ये फूल, ये पौधे किसने बनाए हैं? ये सब प्राकृतिक घटक है साहब, प्राकृतिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है साहब। चलिए अब आप इसको भी समझ चुके हैं, अब हम अपने अगले सीट पे चलते हैं, अपने अगले फीड पे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, भूगोल के पिता को एराटोस्थेनीज कहते हैं, यानी जो भूगोल के जो रचयिता हैं, जिन्होंने भूगोल का डिस्कवर किया है, भूगोल को खोजा है, उन्हें एराटोस्थेनीज कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? एराटोस्थेनीज। ये उन साइंटिस्ट का नाम है, उस एस्ट्रोलॉजर का नाम है। चलिए साहब, इनकी देन है कि आज हम इतने सुंदर तरीके से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, खुद समझ पा रहे हो। कितना सुंदर है यार ज्योग्राफी, आप देखिए कितना सुंदर विषय है, सारी खूबसूरती इसके अंदर दिखती है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो इसके पिता का नाम, जो इनके फाउंडर हैं, जो इनके पिता हैं, उनका नाम आप जान चुके हैं, एराटोस्थेनीज। उसके बाद आता है भूगोल के महत्व, यानी वो क्या पॉइंट्स हैं जिसके हेल्प से, सॉरी, यानी वो क्या पॉइंट्स है जिसके हेल्प से हम भूगोल को जान पाते हैं, हम इस दुनिया को जान पाते हैं, इस अर्थ को जान पाते हैं, भगवान के चीज़ों को जान पाते हैं। वो सारी चीज़ों को हम अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है साहब, स्थानों की समझ। स्थानों की समझ यानी आप बताइए, यहाँ देख पा रहे स्थानों की समझ। तो इसमें क्या होता है कि हमें इसके हेल्प से, यानी जियोग्राफी के हेल्प से हमें पता चल पाता है, जियोग्राफी के हेल्प से हमें पता चल पाता है कि हम कौन सा स्थान कहाँ है। जैसे आप मानिए, मैप किसके अंदर आता है? मैप जो होता है, वर्ल्ड मैप या कोई सा भी मैप किसके अंदर आता है? ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो हम जो यहाँ जान पाते हैं कि भैया कौन सा
ये कहाँ है, कौन सा वो कहाँ है, यानी ये आप मानिए ये वाला, तो ये देखिए आप यहाँ पे यूरोप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका यूरोप हो गया, ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अंटार्कटिका हो गया। ये यहाँ पे सब दिख रहा है साहब, ये प्रशांत महासागर हो गया, इधर भी प्रशांत महासागर हो गया, इधर अंटार्कटिक हो गया, इधर दक्षिण महासागर हो गया, यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ हिंद महासागर हो गया। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल रही है मालिक, पता कैसे चल रही है हमें? तो हम ये मैप के हेल्प से जान पाते हैं। अब मैप आता किसके अंदर है? ज्योग्राफी के अंदर। समझिए कितना सुंदर चीज़ है। आप ऊपर जाके तो यानी स्पेस में जाके तो देखेंगे ना आपकी पृथ्वी में कौन सी जगह कहाँ है, आप मैप में देख पाते हैं, और उस मैप को आपके सामने एक्सप्लेन कौन करता है? ज्योग्राफी। यानी ज्योग्राफी की हेल्प से हम पता लगा पाते हैं, उसमें जो मैप्स होते हैं, उसमें जो चीज़ें होती है, उसके हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी चीज़ें, कौन सा स्थान कहाँ है, कितना बड़ा है, कैसा है, किस क्लाइमेट में है, ये सारी चीज़ें, वहाँ का वातावरण क्या है, ठंडा गर्म, किस तरह का है वातावरण है, ये सब कुछ हम उसके अंदर पता लगा पाते हैं साहब। चलिए इस पॉइंट को अब हम समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरण संबंधित जागरूकता। क्या आता है? एक सेकेंड, ये ढक जाएगा, मैं पढ़ूंगा कैसे फिर। हाँ जी, पर्यावरण संबंधित जागरूकता। आइए देखिए, इसमें है पर्यावरण संबंधित जागरूकता, यानी हर वो चीज़ जो कि हमारे पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें होती है। जैसे हो गया हमारे पर्यावरण में आपदाएं हो गया, आपदाओं में जिस तरह से आप मान लीजिए जलवायु परिवर्तन हो गया, प्रदूषण हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, या किसी भी तरह का कोई भी आपदा हो गया, या भी कोई भी ऐसी चीज़ जिनके बारे में हम पहले से पता लगा सकते हैं, या जिनसे हमें कोई भी खतरा हो। जैसे मान लीजिए एक समय पे जलवायु क्लाइमेट चेंज होता है तो ग्लेशियर पिघलने लगता है, और उससे क्या हो रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखिए प्रदूषण ऐसे हमारी देन है, पर इससे खतरा भी हमें ही बहुत ज़्यादा है। हमारा एकदम वातावरण खराब हो गया है, हमारे जो वातावरण है, जो हमारा हाँ जी, जो हमारा वातावरण है वो, एक सेकंड दीजिए, हाँ, जो हमारा वातावरण है, जो इस पर्यावरण के वजह से क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अब दूषित हो चुका है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक आपदा है, वह चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे द्वारा नहीं लाया गया है। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या इसी तरह से भूस्खलन जैसी चीज़ें होगी। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम जागरूक भी होते हैं, और इससे हम बचाव के तरीके भी जानते हैं, उस लायक हो जाते हैं कि हम इससे बच पाए, हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाए। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पड़ता है संसाधन प्रबंधन। ये वाला टॉपिक हो गया संसाधन प्रबंधन। देखिए यह हमें प्राकृतिक संसाधन, यानी यह हमें प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उनके सतत उपयोग को समझाता है। यानी हम किस तरह से, जो भगवान, जो नेचर हमें ये संसाधन दिए हैं, जो हमें ये रिसोर्सेस प्रोवाइड करी है, उसे हम किस तरह से यूज़ कर पाए कि हम इसको ज़्यादा दिन तक यूज़ कर पाएंगे, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा हमारे अर्थ को, और फिर हम इस चीज़ों से बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे, और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होगा ये भी यूज़ कर पाएंगे। यानी जितनी ज़रूरत हो उस तरह से यूज़ कर पाएंगे। जिस तरह से आप मानिए जल एक लिमिट रिसोर्स है हमारे पास, एक हद में दी गई है हमें, एक मायने में दी गई है हमें। अगर हम उसको अंधाधुंध यूज़ कर पाए तो आने वाले 2-4 पीढ़ी के बाद हमारे पास पीने लायक पानी नहीं बचेगा, यानी ये समुद्र का जल बचेगा, पीने लायक हमारे पास पानी नहीं होगा, हमारा अगला जनरेशन जो आएगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उन सब चीज़ों को, उसके बाद हो गया कोयला, पेट्रोलियम, इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ कर पाएँ कि इनको हम बचा भी सके और अपने काम के लायक भी ला सके। यानी जितनी यूज़ हो उतना ही हम उपयोग करेंगे। अगर हमको प्यास लगी 1 गिलास पानी का तो हम 1 गिलास ही पिएंगे, 4 गिलास मंगवा के उसके बाद 3 गिलास फेंकेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, हम अपने जल को संरक्षित कर पाएंगे। उसी तरह से हम इसमें समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण द्वारा, प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें होती है उन्हें हम कैसे बचा पाते हैं। आइए हम एक इस वाली इमेज की मदद से इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी जो प्राकृतिक संसाधन ही हैं। अब हम देखिए इसमें इन संसाधनों का यूज़ किस प्रकार से कर रहे हैं। आ जाओ, हाँ जी, चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं बीच पे और वो मछली पकड़ रहे हैं। इनके पास भी मछलियाँ ही हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनके पास भी मछलियाँ ही हैं। यानी ये भी तो एक प्राकृतिक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है।
नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें प्राकृतिक के द्वारा मिली है। और उसके बाद देखिए हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं अपने अर्निंग के लिए, अपने पेट पालन के लिए, अपने यूज़ के लिए हम इसको कर पा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, अगर हम इसको लिमिट में यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। जिस तरह से अभी डॉल्फिन्स खत्म होते जा रहे हैं, उसी तरह से एक टाइम आएगा जब ये सारे जीव एक्सटेंस हो जाएंगे, यानी विलुप्त हो जाएंगे। तो हमको इसका एक एवरेज यूज़ करना है ताकि उस इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक जीवन चक्र चलता है जिन्हें हम जैव प्रक्रिया बोलते हैं, जैव प्रणाली बोलते हैं, जैव चक्र, हाँ जी जैव चक्र बोलते हैं, जिसमें देखते हैं कि एक छोटा जीव बड़े जीव को खाता है, वो बड़ा जीव उससे बड़े जीव को खा जाएगा, उससे बड़ा जीव जो होगा उसको खा जाएगा, इस तरह से वो बड़ा जीव मरेगा तो फिर वो छोटे पौधे में बदल जाएगा। इस तरह से एक लाइफ सर्कल चलते रहता है, लाइफ साइकिल चलते रहता है। यानी हमारे पर्यावरण को संरक्षित रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जैव प्रक्रम ज़्यादा जरूरी है। तो हम किसी भी एकदम हद से बाहर किसी चीज़ का यूज़ ना कर दें कि हमारे उस पर्यावरण को हार्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्म हो जाए, ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आइए समझते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। अब हो सकता है वो मेडिसिन के लिए या वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रहे हों, वैक्सीन के लिए कर रहे हों, या फिर किसी मेडिसिन के लिए कर रहे हों। तो ये इस रिसर्च का भी तो हमारे लिए यूज हो रहा है। अब देखिए, आप देख सकते हैं एक साहब यहाँ पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहे हैं। ये भी तो इस लकड़ी का कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये लकड़ी का यूज हुआ है। आपके घर में भी कई सामान लकड़ी के बनते हैं। तो अगर हम पेड़ को एकदम धड़ल्ले से काटते चले जाएंगे तो हमारे पृथ्वी में कैसा टाइम आएगा, हमारे पास पेड़ ही नहीं बचेंगे, उसके बाद हम ही नहीं बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स में आती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी पड़ी है। ये देखिए, हम यहाँ भी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, या नदियों के पानी से कर रहा होगा, किस तरह का फैक्ट्री होगा उस तरह का यूज़ कर रहा होगा वो उस तरह से। उसके बाद आप देखिए एक सुंदर वातावरण दिया गया है, यानी अपने मन को शांति के लिए भी, एक पीस के लिए जो कि हमें कहीं नहीं मिलता है वो हमें नेचर के साथ मिल जाता है। दिखते हैं कितने लोग पहाड़ पे ट्रिप के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उनको पीस चाहिए होता है। तो वो भी तो हमें प्राकृतिक से मिलती है ना साहब, वो भी तो हमारे तरह लिए एक संसाधन ही है, क्योंकि उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप को खुश रखने में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक डैम है जिससे हम बिजली बना रहे हैं। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, यहाँ एक टावर भी बना हुआ है और यहाँ भी एक टावर बना हुआ है। तो इसका यूज़ हम बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये इन पानी का, ये हमने तो बनाया नहीं है साहब, ये हमने या आपने तो बनाया नहीं है, ये तो हमें भगवान दे के गया है, गॉड गिफ्टेड है। तो उस तरह से हम इन चीज़ों का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और अपने काम में ला रहे हैं। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं साहब। और इस तरह इसको किस तरह से यूज़ करना है कि हम इसको उतना ही यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत है, हद से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ ना करें ताकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि मैं, चलिए अब देखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव पर्यावरण संबंध, यानी मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है उसको समझेंगे। यहाँ देखिए आप, यह मानव गतिविधि, यह मानव गतिविधियों को और प्राकृतिक वातावरण के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करता है। यानी यह बताता है कि हमारा और हमारे नेचर का, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण होते हैं, उन दोनों का क्या कितना गहरा संबंध है, इस चीज़ को ये उजागर करता है। ये बताता है कि बिना इन चीज़ों के, यानी बिना नेचर के, बिना प्राकृतिक के हम मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये जीवनदायिनी की तरह ये हमारे और इनके बीच एक माँ बेटे का संबंध बोल सकते हैं। उस तरह से ये हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमें जीवन प्रदान करती है। इतना गहरा संबंध है हमारा, ये भी हम इसी के अंदर जान पाते हैं। किसके अंदर जान पाते हैं साहब, जियोग्राफी के अंदर जान पाते हैं। और उसके बाद हमारा एक लास्ट है योजना और विकास। क्या है साहब, योजना और विकास। अब देखिए, यह शहर, ये शहर होगा जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया साहब, शहर या फिर आप बोल सकें नगर। हाँ जी, तो यह नगर या शहर नियोजन, ये नगर नियोजन, आप नगर मान लीजिए, शहर कुछ भी मानिए, यह नगर नियोजन या क्षेत्रीय विकास और आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यानी ये जो योजना और विकास है, ये हमारे लिए छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, ये हमें एक शहर को सिविलाइज, जैसे हम इस वाले फीड में हमने आपसे बात करी थी, ये वाली, जब हम इस पिक्चर को समझ रहे थे अच्छे से, तब हमने यहाँ से बात करी थी कि हम इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाएँ।
चलिए देखिए, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक शहर है और ये ऊपर का तस्वीर लिया गया है, शहर से ऊपर से लिया गया है ये। तो आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग्स हैं और यहाँ से ये सड़क निकली हुई है ऐसे एकदम सिविलाइज तरीके से, यानी शहर को एकदम आसानी से कहीं से भी कहीं तक जोड़ा जा सकता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं हरियाली, उसके बाद देखिए नदी निकल रहा है, छोटा सा तालाब है, यानी शहर को स्वच्छ रखने के स्वच्छ भी बहुत ज़्यादा रखा गया है। इन सब चीज़ों का हमको कहाँ से भान होता है, इस शहर को किस तरह से हमें बनाना चाहिए, इस शहर का किस तरह से होना चाहिए कि हम इसमें आसानी से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये यहाँ पे रोड नहीं है भाई, मैंने नदी पे रोड बना दिया। तो ये देखिए यहाँ पे एक ब्रिज है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ से एक ब्रिज है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी एक ब्रिज है। ये देखिए ये छोटा सा झील है, ये नदी निकली है वहाँ से बहुत बड़ी सी, एक यहाँ पे ब्रिज है। तो क्या होता है कि अगर हम इस तरह से एक सिविलाइज तरीके से सीरियल वाइज एकदम अच्छे से एक लाइन में घर बनाते हैं, एक पूरे शहर को बसाते हैं, तो हमारे लिए इस शहर में कोई भी नई चीज़ अगर हमको इम्प्लीमेंट करनी है, मान लीजिए ये दिल्ली की कोई सड़क है, यहाँ पे सीवर लाइन डलना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं ना साहब। हमारा कोई रास्ता भी ब्लॉक नहीं होगा और बहुत आसानी से हो पाएगा ये चीज़ें, हम उलझ पुलझ नहीं जाएंगे। अब इस चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब मानिए हम इस इमेज को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और हम एक उलझे हुए शहर को बनाते हैं। अब मानिए इस शहर को थोड़ा यहाँ छोड़ते हैं, सिविलाइज शहर को थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। चलिए आइए, ये देखिए ये हमारा एक मॉडल है और ये स्क्वायर शेप में पूरा सिटी बसा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रोड मैंने यहाँ से निकाल दिया, एक रोड मैंने यहाँ से निकाल दिया और एक रोड मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है साहब, रोड यहाँ से है, इसके बीच में बिल्डिंग्स बसी हुई है, यानी ये सारी बिल्डिंग्स है और ये हमारा रोड है, ये भी हमारा रोड है। ये सिटी को कनेक्ट कर देगा दूसरे रास्ते से, या फिर यहाँ से एग्ज़िट गेट होगा, उसके बाद ये कनेक्ट करेगा, या ये एग्ज़िट होगा, ये कनेक्ट करेगा, ये एग्ज़िट होगा। और यहाँ कुछ बिल्डिंग्स है, यहाँ भी कुछ बिल्डिंग्स है और ये भी रोड ही मान लीजिए आप, और ये भी कुछ बिल्डिंग्स है। अब देखिए ये 3 रास्ते हैं शहर को कनेक्ट करने का। पर अगर मानिए आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ आना है, आप इस दिशा से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, आपको आना यहाँ है या फिर यहाँ ही आना है। आप मानिए दूसरा कलर का यूज़ कर लेता हूँ मैं। आप मान लीजिए आपको यहाँ आना है, इस जगह पे आना है और इस दिशा से आप आ रहे हैं, तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे साहब, फिर या तो इधर जाएंगे, यहाँ से आके यहाँ आके फिर इस पॉइंट पे आएंगे, या फिर यहाँ से जाके यहाँ आके फिर इस पॉइंट पे आएंगे। कितना ज़्यादा लंबा रास्ता हो गया साहब, कितना ज़्यादा हो गया। उसके बाद अगर मुझे सीवर लाइन डालनी है इसमें, मान लीजिए मुझे, अरे मेरा शहर ही गायब हो गया, पर कोई नहीं। आप और उसी तरह से समझ सकते हैं, अगर सीवर लाइन डालनी है तो भाई इतनी घूम फिर करनी पड़ेगी हमें, यहाँ से ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे सांप सीढ़ी का खेल हो जाएगा वहाँ पे। तो ये एक सिविलाइज सिटी नहीं होगा और ये भूगोल हमें इन चीज़ों के लिए नहीं कहता है। और अब आप मानिए वही सेम चीज़ इस शहर में देखते हैं, हमारे इस सुंदर से शहर में यहाँ कैसे काम करेगा। अब आप मानिए साहब, आप यहाँ से आ रहे हैं और आपका ऑफिस यहाँ है, तो आप यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं आसानी से, बहुत सुंदर रास्ते से। यहाँ से घूम के यहाँ भी आ सकते हैं, बहुत सुंदर रास्ता है। आप यहाँ से आ रहे थे तब भी यहाँ से आसानी से आप आएंगे। आप एक रास्ता होगा आपके पास, एक नहीं कई रास्ते होंगे। आप कहीं से जहाँ से आपको सुविधा पड़े वहाँ से शॉर्टकट ले लीजिए, और जहाँ से बेहतर पड़े वहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें अगर माने इस रोड पे कुछ काम होना है तो एकदम आसानी से सीधे सीधे हो पाएगा, कोई सांप सीढ़ी की तरह खेल तो नहीं खेलना पड़ेगा, यानी ज़्यादा संसाधनों की भी बर्बादी होगी। अब मानिए इतने जगह में अगर हम नगरीय प्रणाली को यूज़ करते हैं तो हम इतने से जगह में जो हमारा मटेरियल लगेगा इस रोड को बनाने में, अब हम इतने से जगह में इतना लंबा मटेरियल रोड को कर रहे हैं, 1 किलोमीटर के आसपास का कर पा रहे हैं। उसके बाद अब मानिए हमारा एक रोड ऐसा है, इस तरह का, और ये 500 मीटर का ही रोड है। तो आपको क्या लगता है, जो ये 1 किलोमीटर का रोड जो हमने बनाया है सिर्फ कम मटेरियल में, क्या आपको लगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 50 कट्टे लग गए आपके सीमेंट, ठीक है। अब मानिए आपको लगता है ये, और ये सिर्फ 500 मीटर का रोड है, ये सिर्फ 500 मीटर का रोड है और ये 1 किलोमीटर का रोड है। अब मानिए 50, अब इसमें भाई उससे भी ज़्यादा लग जाएगा। 50 में इसका कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इतना घूमा हुआ ही है। मटेरियल्स की बर्बादी होगी, कई सारी चीज़ों की बर्बादी होगी, संसाधनों की बर्बादी होगी, पैसों की बर्बादी होगी। इसलिए एक जो
नियोजित शहर होती है, शहर के नियोजन होते हैं, वो भी इसके अंदर आता है एक सुंदर सिटी को बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों से हम समझते हैं एक सुंदर सिटी कैसे बनती है, और ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं ज्योग्राफी की मदद से। किनकी मदद से साहब? ज्योग्राफी की मदद से। चलिए अब एक लास्ट नोट पॉइंट है आपके लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो जाएगा और अगली वीडियो हमारी किस पे आएगी उस पर हम अभी बात करते हैं। चलिए साहब हम देखते हैं हमारा जो ये लास्ट टॉपिक बच गया है, सॉरी नोट्स बच गया है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसमें हमारे पूरे चैप्टर में जो हमने इतने देर की वीडियो में जो ये सारी चीज़ें जानी है, इसका एक आइडिया है, एक व्यू है कि किस तरह से वीडियो काम करेगा। देखिए साहब, भूगोल एक व्यापक और गतिशील क्षेत्र है जो हमें अपने ग्रह और उस पर जीवन के बारे में जानने में मदद करता है। ये चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको यही सेम चीज़ें बताई थी। यानी भूगोल की मदद से हम खुद के बारे में तो जान ही सकते हैं, यहाँ रहने वाले प्रजातियों के बारे में तो जान ही सकते हैं। ये मान लीजिए कोई जानवर है, टिल्लू डॉन, हाँ जी, तो हम इनके बारे में तो जान ही सकते हैं। हम इनका जीवन कैसे होता है ये भी जान सकते हैं, हमारा जीवन कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर जान सकते हैं भूगोल की मदद से। और इतना ही नहीं, हम स्पेस में जानते हैं, स्पेस की चीज़ों के बारे में जानते हैं, मंगल ग्रह और भी कई सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी की मदद से काफ़ी कुछ जानते हैं। अब इससे चलिए ये सारी चीज़ें हमारी है। अब हो गया हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास खत्म, और सुंदर से स्माइली के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ बने रह रहे हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ, आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको एक बेहतर से बेहतर नॉलेज और ज्ञान देने का कोशिश करेंगे। हमसे जितना बेहतर हो पाएगा हम उतना करेंगे। आप लोग अपना प्यार बस बनाए रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू सो मच। बाय बाय।